नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको दस्तक देकर आवाज उठानी है उन बीमा कंपनियों के खिलाफ जो प्रीमियम तो हजारों रुपए का वक्त पर लेती रही, लेकिन कोरोना के इलाज में खर्च हुए पैसे का क्लेम देने में जनता को धोखा दे रही। आम आदमी अपनी रोज की जिंदगी की जरूरतों को कम करके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि बीमा कंपनी जरूरत पड़ने पर अस्पताल में खर्च होने वाला पैसा भरेगी। लेकिन आज तक को सैकड़ों दर्शकों ने फोन करके बीमा कंपनियों की बहानेबाजी और क्लेम का पैसा पाने के लिए पापड़ बेलने को मजबूर करती हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की सच्चाई बताई। बीमा कंपनियां भरोसा तोड़ सकती हैं, लेकिन आज तक अपने दर्शकों के भरोसे के साथ हमेशा खड़ा रहता है। इसीलिए आज हमने तय किया कि दस्तक देंगे उन इंश्योरेंस कंपनियों के विश्वासघात पर जिनका शिकार आम इंसान हो रहा है। महीना हो चला है, अभी क्लेम की कोई राशि हमें नहीं मिली है। 9 साल पुरानी पॉलिसी लेने के बाद अगर आदमी को इतना सफर करना पड़ता है तो फिर मेडिक्लेम की जरूरत क्या है? आपको 1 साल तो उसका फीस जमा करे, दूसरे साल की कहाँ से आएगी? एक तो वो समस्या की बच्चा भी 12th में है। जब जरूरत के समय पे पेमेंट नहीं मिलेगा या इलाज नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे पॉलिसी करा के हम? अगर ये पैसा हमको नहीं मिलेगा जो हमारे हक का है तो कैसे चलेगा? आम आदमी जिसे पता नहीं होता कि कब उसके या उसके घर वालों के लिए मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी, जिसे पता नहीं होता कि कुछ इलाज की जरूरत पड़ी तो कितना पैसा अस्पताल में लग जाएगा। देश के उसी आम आदमी ने अपना पेट काट कर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का बीमा लेकर प्रीमियम भरा ताकि कैशलेस इलाज हो जाए या फिर इलाज के बाद बीमा कंपनी खर्च का पैसा भर दे। लेकिन कोरोना महामारी में मुश्किल से इलाज पाने के बाद अब कैसे मरीजों को देश भर में बीमा कंपनियों से अपने हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है। इसकी कुछ कहानियां 4 राज्यों से आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे बीमा कंपनियों के विश्वासघात का शिकार जनता को होना पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल संवाददाता रवीश पाल सिंह राहुल शर्मा के पास पहुंचे। राहुल ने कोविड सुरक्षा कवच नाम की एक पॉलिसी नामी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से खरीदी। 50,000 रुपए का प्रीमियम भरा। 80,000 रुपए का कोरोना का इलाज कराने के दौरान अस्पताल में बिल आया। 1 महीने बाद भी बीमा कंपनी ना इलाज का खर्च उठाती है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी बिल ना भर पाने की वजह बताती है। 50,000 सम इंश्योर्ड मनी था। मैंने उसके लिए जब जैसे ही मैं अस्पताल में भर्ती था, 1 दिन बाद जब थोड़ा नॉर्मल हुआ, ऑक्सीजन लेवल सही हो गया, हमने उनको फोन पे इंटीमेशन दिया था 1 मई को। उसके बाद उन्हें चूंकि डिस्चार्ज के भी कागज चाहिए थे, तो जब हम अस्पताल से डिस्चार्ज हुए उसके बाद जैसा उन्होंने कहा, एक ऐप था उनका, उसके माध्यम से उनको हमने सारे कागज पहुंचाए। और मतलब कंपनी ये दावा करती है कि 14 दिन में क्लेम मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 1 महीना हो चला है, अभी क्लेम की कोई राशि हमें नहीं मिली है। राहुल को हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद अस्पताल का 80,000 रुपए का बिल भरने के लिए पत्नी के गहने गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेना पड़ा। किश्तें उसकी कटनी शुरू हो चुकी हैं। बीमा कंपनी ने जो भरोसा काटा उसका कोई समाधान नहीं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के मुताबिक 5 मई 2021 तक के आंकड़े कहते हैं कोरोना के 48,000 ऐसे केस देश में हैं जहां मरीजों को इलाज का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला, जबकि 6,848 करोड़ रुपए के 1,87,754 क्लेम विचाराधीन रखे गए हैं। विचाराधीन मतलब लटकाकर ही कहिए, और ऐसा लटकाकर कि जो कोरोना को हराने वाले परिवार को तोड़कर रख दे। महाराष्ट्र के अकोला की पूजा तिवारी के आंसू इसीलिए निकले हैं क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस करते वक्त जिस कंपनी ने तुरंत इलाज का खर्च भरने का भरोसा दिया, वो कंपनी अभी इन्हें टरका रही है। 22,000 सालाना की किश्त भरते हुए तिवारी परिवार ने 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा करा रखा था। बीमा कंपनी ने इन्हें अस्पताल में कैशलेस इलाज का वादा किया था। अस्पताल का बिल 2,80,000 रुपए आया। बदले में बीमा कंपनी कुछ हजार रुपए देकर जवाब अब नहीं देती। 22,000 प्रीमियम देके मैंने 15 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई थी इंश्योरेंस की, जो कि मेरे को इंश्योरेंस ने टोटली रिजेक्ट ही कर दी बोला जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरे इतने ईमेल करने के बाद कंज्यूमर कोर्ट में जाने की
उनको जब मैंने वार्निंग दी कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगी, तब जाके उन्होंने मेरे को 19,000 रुपीज दिए हैं। 22 अप्रैल को वित्त मंत्री ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा को निर्देश दिया था और कहा था कि बीमा कंपनियों के कैशलेस दावे खारिज करने की शिकायत पर फौरन कार्रवाई करो। 28 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश देते हुए कहा था कि बीमा कंपनियां कोरोना मरीजों के बिलों को पास करने में 6-7 घंटे नहीं ले सकती। बीमा कंपनियां 30 से 60 मिनट में कोविड मरीज के बिलों को पास करें। लेकिन देखिए कहानी उत्तर प्रदेश में नोएडा के संजीव सक्सेना की, जिनकी पत्नी कोरोना संक्रमित होकर पिछले महीने 15 दिन अस्पताल में रही। संजीव सक्सेना की पत्नी ने कोरोना को हरा दिया, लेकिन ये परिवार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की धोखेबाजी से हार रहा है। पत्नी के इलाज में अस्पताल का खर्चा 6 लाख रुपए से ऊपर आया। 9 साल में लाखों रुपए स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में भरा। इसके बावजूद अब तक इंश्योरेंस कंपनी ने 1 रुपए नहीं दिया। क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर इस परिवार ने अस्पताल का बिल चुकाया। अगर पॉलिसी किसी ने ली है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पॉलिसी को करीब 9 साल हो गए, तो 9 साल पुरानी पॉलिसी लेने के बाद अगर आदमी को इतना सफ़र करना पड़ता है तो फिर मेडिक्लेम की ज़रूरत क्या है। सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिस बंदे ने अगर मेडिक्लेम लिया है तो उसमें सब कुछ कवर होना चाहिए। आदमी को कुछ भी अपनी जेब से नहीं देना चाहिए। आदमी इतने टेंशन में होता है, पहले तो मरीज को देखता है, फिर दवाओं की व्यवस्था करता है। आजकल तो दवाएं भी आपने देखी है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और ऊपर से पैसे की टेंशन। देश में बीमा कंपनियां क्लेम सेटल करने में तमाम तरह के बहाने भी बनाती हैं, जैसे ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक था, आप अस्पताल क्यों गए। सीटी स्कैन में स्कोर कम दिखा तो इलाज के खर्च के दावे को खारिज कर दिया। कोरोना के साथ और कोई बीमारी पाई तो भी क्लेम खारिज कर दिए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि कोरोना के जिस इलाज में सरकारी गाइडलाइंस तक अभी बदल ही रही है, उस बीमारी में क्या बीमा कंपनियां तय करेंगी कि इलाज कब और कैसे होगा, वरना प्रीमियम वसूलेंगे और इलाज का खर्च भरने के नाम पर कट लेंगी। सिर्फ प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी बीमा योजनाओं में भी विश्वासघात हुआ। राजस्थान के बूंदी में जिस घर में महिलाएं मातम के लिए पहुंच रही हैं, इस घर में कोरोना ने हंसराज पंचाल की जान ली। बची खुची जिंदगी अब इस परिवार की कर्ज के बोझ में दबी है, क्योंकि हंसराज के इलाज का खर्च लाखों में आया। सरकारी दावा था कि चिरंजीवी योजना से मुफ्त इलाज होगा, प्राइवेट अस्पताल ने इसे माना ही नहीं। चिरंजीवी योजना का कोई फायदा नहीं मिला, उन्होंने साफ मना कर दिया। बेड ही खाली नहीं है चिरंजीवी में, और मिलेगा 10-12 दिन में तो आदमी मर जाता है वहाँ चिरंजीवी। और बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट भी अब ले ले, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई उसमें रियायत नहीं दी। चिरंजीवी में इसका कोई इलाज नहीं है, साफ मना कर दिया। अब वो 1 साल तो उसका फीस जमा करा, दूसरे साल की कहाँ से आएगी। एक तो वो समस्या की बच्चा भी 12th में है, वो कैसे कमाएंगे, इनके तो पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या करेगी एक महिला। करीब 16,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम में अब भी अगर 6,848 करोड़ रुपए के मामले जनता के विचाराधीन ही पड़े हैं, तो ऐसा क्यों है। इस मामले में हमने एक बड़ी इंश्योरेंस ब्रोकर फर्म से बात की। लोगों को जानकारी पूरी नहीं होने के कारण ये दिक्कत आ रही है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पॉलिसी टर्म्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो अस्पतालों से पेशेंट्स को लेना और जो लिस्ट में जो आपके जो कागज चाहिए हैं वो पहुंचाने बीमा कंपनी को वो अनिवार्य होता है। इंश्योरेंस ब्रोकर्स का कहना है कि इस पूरे फसाद की जड़ तो अस्पताल है, जो मरीजों को ना तो सही जानकारी देते हैं बल्कि मुसीबत की घड़ी में मरीज से ज्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ बीमा कंपनियों का कहना है कि वो नियम कायदे का पालन करती है, लेकिन यह भी बताती है कि दूसरी वेव में तो कोरोना के 10 गुना ज्यादा मामले सामने आए हैं। इधर अलग अलग मरीज कहते हैं किसी न किसी बहाने से बीमा कंपनियां उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आम आदमी को, मरीज को पैसा अपनी जेब से ही देना पड़ रहा है। इंश्योरेंस कंपनियां अपनी जिम्मेदारी अस्पतालों के फिजूल के खर्च पर फोड़ती हैं, तो सवाल यह है कि क्या आम आदमी को इसका खामियाजा उठाना होगा। इसीलिए आज तक की दस्तक की है, अस्पतालों के फिजूल के खर्च पर निगरानी वाली नियामक संस्था बने, इलाज का खर्चा भरने में धोखा देती बीमा कंपनियों पर इरडा कार्रवाई करे, इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़े विवाद के केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, ताकि भरोसा देकर अरबों का प्रीमियम लेने के बाद
जरूरत के वक्त आम आदमी को ठेंगा दिखाने की हिम्मत कोई बीमा कंपनी ना कर सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह, जयपुर से शरद कुमार और नोएडा से अभिषेक आनंद के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। आम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पर धोखा मिलता है, लेकिन राजनीति में माता पिता सांसद विधायक हैं तो बेटा भतीजा बेटी बहू के भी सांसद विधायक बनने का इंश्योरेंस पक्का है। इसको और बढ़ावा दिया है ममता बनर्जी ने, जिन्होंने अपने सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को अब पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी। ममता जी भतीजे को सीएम बनाना चाहते हैं। भतीजे को सीएम बनाना है या सोनार बांग्ला बनाना है, बताइए भाई। वंशवाद की जिस बेल पर बंगाल का चुनाव चढ़ता रहा, आखिरकार उन्हीं आरोपों को ममता बनर्जी ने सियासत के ध्रुव सत्य के रूप में बाकी राज्यों की तरह स्थापित कर दिया। तीसरी बार सत्ता संभालने के 34 दिन बाद ही ममता ने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव टीएमसी का बना दिया। 2011 में टीएमसी की युवा विंग संभालने से सियासत में आए अभिषेक 2014 में लोकसभा का टिकट पाकर पहली बार सांसद बने थे। 10 साल में अभिषेक बनर्जी अब ममता की पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स का चेहरा बन रहे हैं, जो वंशवादी राजनीति के आरोपों पर बीजेपी से एक मांग करते हैं। मैं तो कहीं बार बोला हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं। They have the MPs, they are running the central government. Why can't they pass a bill in the floor of the house कि भाई एक परिवार से एक जन पॉलिटिक्स करेगा? ये आप करो, सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। मैं हर जगह पे ये कहता हूं, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। आप छोड़ दो, आप डायनेस्टी की बात कर रहे हो, आप तो डायनेस्टी टर्नकोट्स को लेते हो भाई, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डायनेस्टी। दरअसल अभिषेक बनर्जी वंशवाद पर कानून बनाने की चुनौती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि भारत की राजनीति में भाई भतीजावाद, बेटा बहुवाद कभी खत्म नहीं होने वाला, खासकर क्षेत्रीय दलों के नक्शे से। क्योंकि भारत के नक्शे पर अगर देखें तो आप पाएंगे जम्मू कश्मीर में मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार है, पंजाब में बादल परिवार, हरियाणा में चौटाला परिवार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परिवार, बिहार में लालू का परिवार, पासवान का परिवार, झारखंड में सोरेन का परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, कर्नाटक में गौड़ा फैमिली, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार। परिवारों की राजनीति इतनी स्वीकार हो चली है कि ममता के भतीजे का राष्ट्रीय राजनीति में गृह प्रवेश सूरज पूरब में ही उगता है का नया संस्करण मान लिया गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो ममता जी के ऊपर आधारित है। सेंटर पावर पॉइंट ममता बनर्जी है, तो उसका भतीजा उसका दल का सबसे बड़ा नेता बनेंगे, यही तो अपेक्षित है। इसका बाहर अगर कुछ हो जाता तब उसका ऊपर चर्चा हो सकती है। बीजेपी राष्ट्रीय और प्रदेशों की राजनीति में भले दूसरे दलों को वंशवादी बताकर अपना चाल चरित्र चेहरा अलग दिखाती हो, लेकिन वंशवाद बीजेपी में भी है। इतना कि 2019 में इंडिया स्पेंट की रिसर्च के मुताबिक 1999 के बाद 2019 तक अगर कांग्रेस से 36 सांसद पारिवारिक सियासत से आए तो बीजेपी के भी 31 सांसद वंशवाद के साथ ही एंट्री पाए। 2019 तक लोकसभा में बीजेपी के 10% और राज्यसभा में कुल 93 सांसदों का संबंध राजनीतिक वंशवाद की बेल से लिपटा हुआ पाने का दावा है। यही कारण है कि वंशवाद भले चुनावों के वक्त खोट दिखाकर वोट मांगने का मुद्दा बनता हो, लेकिन परिवार के सहारे सियासत के द्वार पहुंचना एक ऐसा चलन है जिसके खिलाफ कभी कोई दल खुद कानून नहीं बनाने वाला। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही कहा है कि दीपावली तक अब देश में सभी गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, लेकिन जो राशन गरीबों के नाम पर निकलता है उसे राजस्थान में कुछ अमीर लोग कैसे खा जाते हैं, इसका खुलासा हुआ है। 100 करोड़ रुपए के राशन घोटाले पर दस्तक दी है संवाददाता शरद कुमार ने। गरीब का बच्चा भूखा रह जाता क्योंकि राशन कार्ड नहीं बन पाता और टैक्स पेयर जनता के पैसे से गरीबों के लिए भेजा गया राशन भ्रष्टाचार के कारण गैर जरूरतमंद बाइक पर भरा कर ले जाते हैं। और तब पता चलता है कि गरीब के राशन के नाम पर करीब 100 करोड़ के घोटाले की ये कहानी है, जिस पर दस्तक देने आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर के सबसे पॉश इलाके चित्रकूट के किनारे बसी बंजारा बस्ती पहुंचते हैं। गरीब माँ बच्चे को एक कटोरी पानी में गुड़ घोलकर उसमें रोटी भिगोकर खिलाती मिलती है। बच्चा आधा पेट एक रोटी से आधा पेट पानी पीकर भर लेता है।
ये गरीब इसलिए राशन सरकारी नहीं पाते क्योंकि राशन कार्ड चाहिए, इसके लिए एक पता होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि गरीब के बच्चों को भूखमरी के झूले में डालने वाला कौन है? जयपुर में यह बंजारों की बस्ती है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में सरकारी राशन देखा नहीं, सिवाय लॉकडाउन के दौरान जब सरकार इनके घर आकर सरकारी राशन दे गई थी। यह सिस्टम है, सिस्टम में इस तरह की समस्याएं हैं कि यह लोग सरकारी राशन की दुकान तक जा नहीं पाते हैं और जो सरकारी राशन है वह लोग उपयोग कर रहे हैं जो उसके लिए योग्य नहीं है। कौन है वो लोग, अब ये देखिए। दौसा के सरकारी दफ्तर में भीड़ उन लोगों की है जो वर्षों से राजस्थान में गरीबों के हक का राशन उठाते रहे, जबकि इनमें ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं। कुछ के घर वाले तो डॉक्टर भी हैं। गरीबों का राशन अब तक खुद अयोग्य होकर उठाने वालों में से एक कालूराम है, जो सरकारी टीचर हैं। इन्होंने गरीबों के हक का 780 किलो गेहूं अब तक खुद अपने घर पहुंचवा लिया था। अब नोटिस पहुंचा तो 21,000 रुपए भरने पहुंचे। तो डीलर ने किया था, कुछ हमारे मिसेज लेके आई थी, मेरे को पता नहीं था इस चीज का। ये बात है। इधर से नोटिस गया था, तो नोटिस जाने के बाद राशि जमा करेंगे। इसी तरह ये देवी सैनी है जिनके घर ऐसे गरीब बच्चों के अधिकार का सरकारी राशन अब तक पहुंचता रहा। सैकड़ों किलो गेहूं बेहद गरीब नागरिक का खाकर अब ये भी हरजाना भरने पहुंचे हैं। अनजान होने के कारण हमको इस बात का पता नहीं था। अब नोटिस आया कि भाई आपके इतने पैसे का रिकवरी है, इसको जमा कराओ, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस वजह से आज हमने 26,730 रुपए का चालान जमा करवाया। राजस्थान में 100 करोड़ के राशन घोटाले का पता चला है, जिसमें सरकारी टीचर, डॉक्टर के घर वाले गरीब का राशन उठाते रहे। 27 रुपए किलो वाला गेहूं 2 रुपए किलो की दर से राशन कार्ड बनवाकर खाते रहे। 55% आरोपियों से रिकवरी हुई, 45% आरोपियों से पैसा वसूलना बाकी है। ऐसे कुल कितने लोग राशन घोटाले को अंजाम देते रहे? सच जानने खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव के पास संवाददाता शरद कुमार पहुंचते हैं। 80,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी ऐसे आइडेंटिफाई किए गए पूरे राजस्थान के 33 जिलों में कि भाई इतने 80,000 लोग ऐसे हैं जो कि लगातार गेहूं उठा रहे हैं। कोई 1 साल से उठा रहा है, कोई 6-7 साल से। ये राशन लेने वाले लोग ऐसे होते हैं जो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाकर 27 रुपए का गेहूं 2 रुपए किलो की दर से खरीदने आते हैं। ये भ्रष्टाचार डीलर, स्थानीय नेताओं, सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से होता है। बड़े बड़े आते हैं जिनको जरूरत भी नहीं है वो भी आते हैं, 4 व्हीलर लाते हैं, कोई स्विफ्ट ला रहा है, कोई क्रेटा ला रहा है, कोई एस्कोडा ला रहा है, पैदल तो कम ही आते हैं। हमने कोरोना के पहली लहर के दौरान सड़क पर गांव से लेकर शहर तक 2 जून की रोटी के लिए लोगों को भटकते हुए देखा था, मजदूरों को भिखारी बनते हुए देखा था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि संपन्न वर्ग के लोग आज भी गरीबों के अनाज खा रहे हैं। राजस्थान में अकेले 100 करोड़ का गबन सामने आया है। गरीबों का गेहूं खाने वाले भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारियों से अब तक राजस्थान में 56 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। दावा है कि राजस्थान में 1,69,00,000 लोगों के राशन कार्ड में गरीबों का अन्न लूटने वालों की बड़ी तादाद हो सकती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आतंकवाद की वजह से अक्सर चर्चा में आने वाले कश्मीर के 3 जिलों ने देश के सामने मिसाल पेश करते हुए दस्तक दी। घाटी के 3 जिले बांदीपुरा, शोपियां और गांदेरबल में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। जिस कश्मीर में पैदल नदी पार करनी पड़ती है, जिस कश्मीर में घाटी में पैदल ही जा सकते हैं, उस कश्मीर में वैक्सीन लगाने का काम पूरी तेजी से हो रहा है। लोगों को खेतों में जाकर टीका लगाया जा रहा है। दुर्गम इलाकों में भी घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की मुहिम का असर देखने को मिलता है।
आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के पहले उस गांव की तस्वीर है जहां सभी को वैक्सीन लग चुकी है। ये बांदीपुर जिले का व्यान गांव है, जिसकी चर्चा आज सारे देश में हो रही है। बांदीपुरा के इस गांव की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 609 लोगों की है, जिसमें से सभी 600 वयस्कों को कोरोना का टीका लग चुका है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में वेवन गांव देश का पहला गांव बन गया है, जहां पर 100% लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन दी जा चुकी है। दरअसल जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की वैक्सीनेशन टीम पैदल चलकर इस गांव में पहुंची और 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेट किया। आफ्टर फ्यू डेज वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जाते हैं नोमैड्स, वो अपने मवेशी लेकर गुरेज तक जाते हैं और 6 महीने के बाद यानी नवंबर में रिटर्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि बेटर है कि इनको पहले से ही अबव 18 तक हमने खत्म किया और 100% हमने वैक्सीनेशन की। कश्मीर में इस तरह का रिकॉर्ड बनना अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि विकट भौगोलिक संरचना वाले व्यान गांव तक पहुंचना आसान नहीं। यहाँ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए मेडिकल टीम को 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ये गांव घाटी में बहुत दूर दराज के इलाके में पड़ता है, इसीलिए वैक्सीन लगाने के लिए आ रही टीम को इस दुर्गम इलाके में पैदल आना पड़ा। अफवाहें हो रही थी कि लोग नहीं आ रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, उनको हमने वैक्सीनेशन किया, घर घर जाके डोर डोर जाके सुबह हम निकले हैं। इस टाइम हमने पूरी 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट की और इसका सबसे ज़्यादा जो जाता है, इसका श्रेय वो जाता है बीएमओ बांडीपोरा और सीएमओ बांडीपोरा, जिन्हें हमने पूरी ताउन दी और हमें यहाँ पर पूरी अच्छे से वैक्सीनेशन 100% कंप्लीट किया है आज। कि हम शुक्रगुजार करते हैं डॉक्टर की टीम की, यहाँ हमारे घर घर में वैक्सीन किया है कि, और मैं ये भी अपील करता है सब लोगों को कि छोटा जो जिसको भी वैक्सीन करना है वो करा दो। स्वास्थ्य विभाग की सारी कोशिश देश में चर्चा का विषय बनी। बांदीपुरा की तरह बाकी रिमोट एरिया में भी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की टीम इस तरह से नदी को पार करती है। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की तस्वीर है। वीडियो में सबसे पहले 2 महिलाओं और एक पुरुष को उनके घुटने तक बहने वाली नदी में उतरते देखा जा सकता है। तीनों एक दूसरे को पकड़े दिखते हैं, जिसके बाद 2 अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी वैक्सीन का बॉक्स लिए हुए दिखाई देते हैं। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने वालों में कश्मीर की फ्रंटलाइन वर्कर तबस्सुम भी है, जो खेतों में जाकर किसानों को वैक्सीन लगाती है। तबस्सुम अब तक 7000 से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचने का टीका लगा चुकी है। कश्मीर में बांदीपुरा की तरह 2 और जिलों में 100% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। ऐसा रिकॉर्ड बनाने वालों में शोपियां और गांदरबल शामिल है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की वैक्सीन को सभी के लिए फ्री कर दिया। 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मिलेगा। प्रधानमंत्री एक और बड़ी बात कहने सामने आए थे। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से अप्रैल के आखिर तक केंद्र की देखरेख में वैक्सीन लगाने का काम हो रहा था। सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन राज्यों की मांग पर इस व्यवस्था में बदलाव किया गया। पर मई का दूसरा सप्ताह बीतते बीतते राज्य पहले की व्यवस्था को सही बताने लगे, जिसके बाद केंद्र ने एक बार फिर टीकाकरण अभियान को अपने हाथ में ले लिया। सवाल यह है कि क्या इस बदलाव से वैक्सीन की किल्लत दूर हो जाएगी? टीके पर हो रही राजनीति इस फैसले से रुकेगी या फिर और बढ़ेगी? 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। ठीक शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 32 मिनट तक देश को संबोधित किया। ऐलान किया कि अब केंद्र सरकार ही वैक्सीन का पूरा काम देखेगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री के इस ऐलान से सवाल उठने लगे कि क्या राज्य सरकारें वैक्सीन के काम को ठीक ढंग से अंजाम नहीं दे पाई, जिसके नतीजे के तौर पर टीके पर ये सारी अफरा तफरी मची। एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य
खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि वैक्सीन का काम दोबारा केंद्र के हाथ में जाने से क्या होगा। क्या इससे अब वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी खत्म हो जाएगी या फिर कोरोना के टीके पर हो रही राजनीति इससे और तेज होगी। ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि राज्य सरकारें और खासकर विपक्षी दलों की सरकारें वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र को दोष दे रही थी। दुनिया से 6 महीने पिछड़ गए हैं। हमारे देश ने पूरी दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन हम लोगों ने बनाई। हमारी जो कोवैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी, लेकिन समय पे हम लोगों ने प्लानिंग ना करके उसकी प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं किया। हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और उसके मास वैक्सीनेशन का प्लान नहीं बनाया जो दुनिया के दूसरे देशों ने बनाया। तो क्या विपक्ष के इन्हीं हमलों ने पीएम को ये कदम उठाने के लिए प्रेरित किया? एक्सपर्ट के सामने इन सवालों को रखें। उससे पहले वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के 2 बड़े ऐलान जान लीजिए जिनका सीधा असर आप पर होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी राज्यों को अब केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की। बताया कि राज्यों को अब इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों को इस बात का भी भरोसा दिलाया कि निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का विकल्प जारी रहेगा, जहां अस्पताल वैक्सीन की तय कीमत से 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेगा। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। तो टीकाकरण कार्यक्रम में राज्य सरकारों की भूमिका सिर्फ नजर रखने भर की होगी, लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इसे सरकार के कंफ्यूजन से ज्यादा कुछ और नहीं मानती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, एक आसान सवाल, अगर सभी के लिए वैक्सीन फ्री है तो फिर प्राइवेट अस्पताल क्यों लेंगे पैसे? 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदलकर लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए? मोदी जी ने ये अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। वैक्सीन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद इतने ज्यादा हैं कि इस ताजा फैसले के लिए दिल्ली जैसी सरकारें सुप्रीम कोर्ट को श्रेय दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ये कर सकती थी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दखल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ऐसा कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन खरीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार उन्हें दे पा रही थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। दिल्ली की सरकार लगातार केंद्र को वैक्सीन की कमी के लिए दोषी ठहरा रही है। पिछले हफ्ते
केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो क्या दिल्ली को अपनी रक्षा के लिए अलग से हथियार खरीदने होंगे। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। वैक्सीन पर यह टकराव इतना बढ़ा कि राज्य सरकारों ने विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की सीधे कोशिश की, ग्लोबल टेंडर भी निकाले, लेकिन सारे टेंडर फेल हो गए और राज्य एक भी वैक्सीन लाने में नाकाम रहे। विपक्ष का केंद्र पर आरोप है कि उसने टीके को लेकर 6 महीने देरी से तैयारी की, जिनका हौसला सुप्रीम कोर्ट की टीके को लेकर की गई सख्त टिप्पणियों ने बढ़ा दिया। कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की और केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन बताया। कहा कि 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए पैसे देकर कोविड-19 के टीकाकरण की नीति मनमानी और तर्कहीन लगती है। टीकाकरण नीति की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अदालतें मूक दर्शक नहीं हो सकती। वो होना ही था क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, तो उस स्थिति में एक जगह से ही वैक्सीन खरीदी जानी चाहिए थी और वितरण करने के बाद में काम वैक्सीनेशन का राज्य सरकारों को करना चाहिए था। ये होता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पर ये तो मनमाना फेडरलिज्म चला। नहीं, देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, उन्होंने इस बात को एक बार से फिर साबित किया है कि वह देश के वास्तव में प्रधान सेवक हैं। और आज जब देश की जनता को टीका की जरूरत है और 18 वर्ष से लेके ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को जो टीका दिए जा रहे हैं, वो टीका मुफ्त में सब लोगों को मिले, इसकी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। फ्री वैक्सीन देने का फैसला यकीनन राज्यों के लिए राहत लेकर आएगा। इससे उनका आर्थिक बोझ भी कम होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस ताज़ा फैसले से जनता को क्या फायदा होगा? क्या इससे वैक्सीन की किल्लत दूर की जा सकेगी? दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के टीके पर काफी समय से राजनीति हो रही है। कांग्रेस राहुल गांधी को दूरदर्शी बताने के लिए उनके पुराने ट्वीट को दिखा रही है, जिसमें उन्होंने कोरोना के टीके को फ्री करने की मांग की थी। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति करने से क्या जनता को टीका मिलने लगेगा? क्योंकि केंद्र और राज्य का झगड़ा जब वैक्सीन को लेकर बढ़ा था तो देश भर के राज्यों में विदेशों से टीका लेने की कोशिश की। दिल्ली ने 1 करोड़ डोज के लिए टेंडर निकाला, जिसकी आज आखिरी तारीख थी। महाराष्ट्र ने 5 और बीएमसी ने 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला। राजस्थान ने विदेश से 1 करोड़ डोज लेने की कोशिश की। दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा ही किया, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी शासित राज्यों में कर्नाटक और यूपी ने ग्लोबल टेंडर निकाले, लेकिन कोई भी राज्य वैक्सीन की 1 भी डोज लेने में कामयाब नहीं हुआ। पर इसने देश की इज्जत को तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। तो आपने देखा कि कोरोना पर राजनीति से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन आज सब लोग ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में टीकाकरण पूरी तरह जाने से क्या कुछ बदलेगा? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। सरकार कहती है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेज होगी और सभी को जल्द टीके का सपना साकार होगा, लेकिन कांग्रेस इससे इनकार करती है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही आज कहा कि 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 तक 6 महीने में 23 करोड़ 27 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगा है। अगर आप 15.5 लाख की औसत भी लगाएं जो पिछले 6 महीने में हुआ है, तो फिर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में 1091 दिन की और जरूरत है। यानी मई 2024 तक ही वैक्सीन लग पाएगा।
वैक्सीन विवाद पर सरकार और विपक्ष के बीच ये टकराव पिछले साल भर से चल रहा है, लेकिन जनता की दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि वैक्सीन का कामकाज केंद्र के हाथ में लौटने से क्या होगा। क्या अब उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर से खाली हाथ नहीं लौटना होगा? आखिर राज्य सरकारें ऐसा क्या गलत कर रही थी जिस वजह से केंद्र को ये फैसला करना पड़ा? ये सवाल हमने जानकार से पूछे। वैक्सीनेशन हमेशा एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस ही होनी चाहिए और राज्य सरकारों का काम होना चाहिए कि वैक्सीन पब्लिक को कैसे डिलीवर किया जाए, इस पर काम करना। इससे एक होमोजेनिटी आएगी ताकि एक ही तरह के वैक्सीन या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैक्सीन किस जगह पे जाना है, अगर ये सारे पावर एक अथॉरिटी को हो जो कि एक साथ राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और राज्यों को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने सिटीजन्स को कैसे वैक्सीनेट करें, ये प्लानिंग उनका हो, तो ये एक अच्छा तरीका होगा। अभी जो वैक्सीनेशन की अफरा तफरी हुई है, वैक्सीन की कमी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार आने वाले महीनों में इसकी सप्लाई में तेजी का दावा कर रही है, जिससे हालात सुधरने की उम्मीद है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर चलना होगा, तभी भारत कोरोना के खिलाफ जीत पाएगा। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आप देखते रहिए दस्तक।